नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान में हो रहे हिंसा के बारे में। आपको अगर आप फ्लैशबैक में जाइएगा तो आपको सेम दृश्य नेपाल में भी देखने को मिलेगा, सेम दृश्य बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा और अभी आपको करंट में ईरान में देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ें सिमिलर कैसे हो रही हैं, क्या इसका कोई कनेक्शन है, इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन केवल अपना एक विचार है जिसमें हम लोग को रिलेट करना चाह रहे हैं कि क्या ये चीज़ें कोई एक सुपर पावर है वो करवा रही है, या फिर समय का डिमांड है, या फिर सच में वहाँ की सरकारें जनता को परेशान कर रही है और उस परेशानी के वजह से जनता त्रस्त होकर के रोड पर आ रही है। तो ये सब चीज़ें को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश आपको याद होगा कि वहाँ शेख हसीना की सरकार थी। शेख हसीना को रातों रात देश छोड़ करके भागना पड़ता है, दूसरे देश में शरण लेना पड़ता है, और वो दूसरा देश कोई और नहीं, वो हमारा देश भारत है। शेख हसीना अभी करंट में भी भारत में रह रही हैं, और जब वो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, तब वहाँ विरोध हुआ, वहाँ स्टार्ट होता है, लोग सड़कों पे आते हैं और विरोध इस कदर उपद्रव में बदल जाता है कि प्रधानमंत्री आवास तक चला जाता है। शेख हसीना के निजी कपड़ों पे, निजी सामानों पे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया था। ये आप लोग सभी देखे होंगे और वो सीन भी आपको बहुत अच्छा से याद होगा। फिर आगे बांग्लादेश में क्या होता है, एक सोची समझी अंतरिम सरकार बनाया जाता है। तो आप समझ के चलिए कि जो जनता रोड पर दिख रही थी आपको, वो जनता एक्चुअल में परेशान नहीं थी, एक्चुअल में उसको राजनीतिकरण किया गया था। बांग्लादेश में मोटिव कुछ और था, जो सुपर पावर है उसका मोटिव कुछ और था। वो करवाना चाह रहा था उपद्रव, और हो भी गया, और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार किस तरह से जा कर के गोद में बैठ गया अमेरिका और बड़े देशों का, वो आप सब ने देखा। फिलहाल बांग्लादेश में स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है, अभी भी उसी तरह का उपद्रव हो रहा है। वहाँ पे अल्पसंख्यक पे अभी भी हमला हो रहा है। अल्पसंख्यक के नाम पे कुछ बचा नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो भी सेफ नहीं महसूस करते हैं, उन पे भी अत्याचार ही हो रहा है। खैर, बांग्लादेश का स्थिति तो आप ओवरव्यू देख ही लिए कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है और उसको कौन करवाना चाह रहा है अपने फायदे के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल में। नेपाल में रातों रात कैसे सत्ता परिवर्तन होता है, उसी तरह से लोग रोड पे आते हैं और आने के बाद सरकार बदली जाती है। अब देखिए, उसके बाद हिंदुस्तान में भी आपको देखने को मिला होगा बार बार नेताओं का धमकियाँ, बहुत सारे संगठन इस पे काम कर रही थी, लोग बोल रहे थे, बड़े कुछ नेता बोल भी रहे थे कि हम नेपाल का हाल कर देंगे, हम बांग्लादेश का हाल कर देंगे। लेकिन भारत एक मजबूत देश है, यहाँ प्रशासन गद्दार नहीं है, यहाँ लोग जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो गद्दार नहीं है, और नहीं अगर कोई पोस्ट ऊंचा पोस्ट पे बैठा हुआ है और गद्दार नहीं है तो उस देश का कोई हिला नहीं सकता है। अब ये क्यों बोला जा रहा है आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि गद्दार वो जो शब्द लाया गया है वो आपका वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति अभी गिरफ्तार हुए हैं यूएस के द्वारा, उन्हीं के कमांडर जो राष्ट्रपति के सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी गद्दारी के वजह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति आसानी से गिरफ्तार हो जाते हैं अमेरिका के द्वारा। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप हाई पोस्ट पर हैं और वहाँ वैसे लोगों को बैठा करके रखे हुए हैं जो चंद पैसों में बिकते हैं, देश की गरिमा को तार तार करते हैं, तो वैसे लोगों से दूरी ही बनाना चाहिए। अब समझिए नेपाल का कैसे हुआ, कौन शक्ति था, आप तो देख ही रहे हो। हिंदुस्तान में भी बहुत दिन से लगा हुआ है,
कुछ कंट्री कि कैसे हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अब ईरान की ओर चलते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दृश्य दिख रहा होगा वो ईरान का दृश्य है और ये करंट दृश्य है। मुद्दे तो लोकल ही होते हैं। जनता तो कोई भी चीज़ों की भावनाओं में बह करके रोड पे आ जाती हैं। जनता को समझने में देर लगती है कि क्या जो हमारा बात बोला जा रहा है वो हमारे हित का है या वो हित का नहीं है। लेकिन अभी ईरान बहुत ही परेशान है, गृह युद्ध की स्थिति है। खामेनेई के विरोध में लोग सड़कों पे हैं और ईरान और यूएस का क्या रिश्ता रहा है ये पूरा दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। ये सब कोई जानता है कि ईरान और आपका यूएस दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन भी लगे हुए हैं, उसके बाद भी एक ऐसा देश जो डट कर सामना कर रहा है, अपना बात मनवाने के लिए तत्पर खड़ा है, उसके देश में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और वेनेजुएला की ओर बढ़ेंगे। वेनेजुएला के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति को माना जाता है। कोई भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उस देश के सुप्रीम लीडर होते हैं, जो देश उन्हीं के इशारे पे चलता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही यूएस ने उठाकर अपने कंट्री ले आया, उन पे मुकदमा दायर कर दिया। अब समझिए कि वर्ल्ड जो है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। क्या वर्ल्ड वार 3 की ये सुगबुगाहट है या फिर वर्ल्ड वार 3 हो रहा है? ऐसा नहीं कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन की तरह से हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड वार 3 ही हो रहा है। टैरिफ का वार, सैंक्शन, अपना बात मनवाना, यूएस की मनमानी, ये सब क्या है? ये सब सभी वर्ल्ड वार का सुगबुगाहट है। कोई देश जब तक डट कर खड़ा नहीं होगा, जब तक पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर के सामना नहीं करेगा, तब तक मनमानी चलते रहेगा। जो मजबूत है वो अपने से कमज़ोर को दबाता रहेगा। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा और ध्यान देना होगा कि क्या यूएस मनमानी कर रहा है या नहीं। धन्यवाद।